अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका इस किताब से मैंने लिया ये टॉपिक, एक्टिविटी नंबर 2.1। एक्टिविटी नंबर 2.1 में डिफरेंट केमिकल्स दिए हुए हैं। अब वो जो केमिकल्स दिए हुए हैं उनको पहचानना है कि वो एसिड हैं या बेस हैं। तो एसिड या बेस पहचानने के लिए हमें एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो कलर चेंज के मुताबिक हम बता पाते हैं कि केमिकल जो है एसिड है या बेस है। तो वन बाय वन करके हम सारे केमिकल्स के बारे में पहचान कर लेंगे कि कौन सा केमिकल एसिड है, कौन सा बेस है। तो यहाँ पे कुल 9 केमिकल्स दिए हुए हैं। जैसे आप देखिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा। तो क्लियर क्लियर नहीं आ रहा है क्या? ठीक है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कलर में, अभी मैं चेंज करता हूँ, टेबल चेंज करता हूँ। रोशनी की प्रॉब्लम है, घबराइए मत। मैं थोड़ा सा चेंज करके अभी बताता हूँ आपको, है ना। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है, बस एक मिनट देखिए। यहाँ मेरे ख्याल से क्लियर आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं। अब पहला केमिकल यहाँ पे आप देखिएगा, तो आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फार्मूला है वो आपका है HCl। ठीक है। 3 तरह के इंडिकेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप ब्लू लिटमस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा कि ये जो केमिकल है ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ओके। तो आपको पता है ABR वाला फार्मूला, एसिड रहता है तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। तो ये केमिकल एसिड माना जाएगा। दूसरा इंडिकेटर आप ले सकते हैं फिनोल्फ्थैलीन, जो मैं पहले भी लिख चुका हूँ, फिनोल्फ्थैलीन। तो फिनोल्फ्थैलीन एसिड की प्रेजेंस में, सपोज़ अगर फिनोल्फ्थैलीन को इसके टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाए, इस केमिकल को रख के, तो फिनोल्फ्थैलीन का कोई कलर नहीं आता है, कलरलेस हो जाता है। अगर कलरलेस हो जाता है तो फिर ये केमिकल एसिड माना जाएगा। तीसरा इंडिकेटर है आपका मेथिल ऑरेंज। पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि मेथिल ऑरेंज के 2 कलर होते हैं। एसिड में वो रेड कलर देता है और बेस में येलो कलर देता है। तो मेथिल ऑरेंज को इस केमिकल के टेस्ट ट्यूब में मिलाने पे हमें रेड कलर मिलता है। तो अगर रेड कलर मिलता है तो ये कंपाउंड एसिड है। तो इस तरह से तीनों इंडिकेटर, चाहे वो लिटमस पेपर हो, ब्लू लिटमस पेपर हो, फिनोल्फ्थैलीन हो या मेथिल ऑरेंज हो, तीनों इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि ये केमिकल एसिड है। ओके। इसी तरह से दूसरा केमिकल है आपका
H2SO4, जिसका नाम जानते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जो केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका भी जो सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब, अगर आप टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, ऐसे बना के लेते हैं, उसमें ये ऐसे मिला देते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में इसमें भी बिल्कुल वही चेंजेस आते हैं। जैसे ये इसमें भी ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है। फिनॉल्फथैलीन कलरलेस देता है, बिना कलर का, कोई कलर नहीं देता इसमें H2SO4 के सॉल्यूशन में। और मेथिल ऑरेंज H2SO4 सॉल्यूशन में जो है ब्लू कलर देता है। तो इन तीनों इंडिकेटर से पता चल रहा है कि ये भी क्या है, एसिड है। अब इसकी जगह पे हम तीसरा केमिकल ले लेते हैं HNO3, है ना, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इसमें भी बिल्कुल वही सिचुएशन आती है जो मैंने पीछे वाले केमिकल्स के लिए बताया है। ये तीनों जो केमिकल्स मैंने लिखे, चाहे वो HCl हो या H2SO4 हो या HNO3 हो, इन तीनों केमिकल्स में कलर चेंज होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से कलर चेंज होता है। लेकिन जब हम ये वाला केमिकल लेते हैं, आप एक्टिविटी में देख के समझ जाइएगा, ये वाला केमिकल मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, ये एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड। इसको अगर इस टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो ये तीनों वही कलर चेंज करते हैं जैसे कि इनमें किया था। यानी ये जो केमिकल लेने पे ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा, फिनॉल्फथैलीन जो है कलरलेस रहेगा, मेथिल ऑरेंज रेड कलर देगा। लेकिन इस वाले एसिड में थोड़ा सा कलर चेंज जो होता है वो स्लो होता है। अब ये स्लो कलर चेंज क्यों करता है? क्योंकि ये वीक एसिड है। जो वीक एसिड होते हैं या वीक जो कंपाउंड होते हैं वो कलर चेंज तो करते हैं बट स्लोली करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन तीनों का जो चेंज होता है, कलर चेंज, वो जो है बहुत फास्ट होता है। इसलिए तीनों जो एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ओके, अब यहाँ से एसिड को डिफाइन किया जा सकता है कि एसिड क्या होते हैं। देखिए, एसिड के तौर पे हमने HCl लिया, HNO3 लिया, H2SO4 लिया या CH3COOH लिया। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखिए, ये मैंने रिएक्शन लिख दिया, चारों एसिड्स ले लिए हैं, तीनों, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। याद रखिएगा, बोर्ड में सवाल पूछता रहता है, एग्जाम्पल पूछते हैं कि एग्जाम्पल दीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। तो एसिड ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम होता है, और वो जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन पैदा करते हैं, हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं। तो ये एसिड की डिफिनीशन होती है। यहाँ पे ये वाला जो H है ये H+ के फॉर्म में निकलेगा। जैसे कि अगर ये एसिड है, एसिटिक एसिड, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन लेने पे ये आपको H+ आयन ज़रूर देगा, जैसे यहाँ पे ये दे रहा है H+ आयन। चूँकि H+ आयन ही प्रोवाइड कर रहा है इसलिए एसिड है। तो ये केमिकल आपको देख के आइडेंटिफाई करना होगा एसिड बेस के रिस्पेक्ट में। तो ये चारों जो है आपको एसिड मिल जाएंगे, पता चल जाएगा। अब एक्टिविटी नंबर 2.1 में और भी केमिकल्स हैं। सारे केमिकल्स को मैं एक साथ लिख देता हूँ। जैसे पहला केमिकल है आपका इसमें आगे वाला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
दूसरा आपका है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चौथा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक पांचवा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये 5 केमिकल आपके सामने हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनको टेस्ट ट्यूब में ऐसे रख के बारी बारी से इनका टेस्ट किया जाएगा और 3 इंडिकेटर यहाँ भी यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे हम रेड लिटमस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आप देख ही रहे थे, फिनोल्फ्थैलीन का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सिंथेटिक इंडिकेटर जो आप जानते हैं, मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल करेंगे। ये जितने भी केमिकल्स यहाँ पे हैं, ये सब के सब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। फिनोल्फ्थैलीन अगर इन केमिकल्स में डाला जाएगा, इन 5 केमिकल्स में, तो फिनोल्फ्थैलीन जो है पिंक कलर देगा, और मेथिल ऑरेंज डाला जाएगा तो ये येलो कलर देगा। तो जाहिर सी बात है, पीछे वाले लेक्चर में बताया गया है कि अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो केमिकल जो है बेस कहलाता है। फिनोल्फ्थैलीन अगर पिंक हो जाता है तो भी केमिकल बेसिक होता है। मेथिल ऑरेंज अगर येलो कलर देता है तो भी बेसिक केमिकल होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी केमिकल्स हैं, 5 के 5, ये सारे बेस हैं। इन 5 केमिकल्स में ये तीनों केमिकल्स वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। ये कमज़ोर बेस हैं, और ऊपर वाले जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अगर बेस रहेंगे तो कलर चेंज बहुत फास्ट होगा तीनों इंडिकेटर्स का। ये नेचुरल इंडिकेटर है और ये दोनों जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन अगर आप लेंगे, इनका सोल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे, तो कलर चेंज होगा इंडिकेटर्स का बहुत फास्ट होगा। लेकिन अगर आप वीक बेस लेते हैं तो कलर चेंज स्लो होगा। तो फास्ट कलर चेंज या स्लो कलर चेंज के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं कि कौन सा केमिकल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा केमिकल वीक है। तो हमेशा याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन 5 बेसिस में कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कौन से वीक बेसिस हैं। थोड़ा सब्र के साथ देखिए, मैं इंतज़ाम करूँगा ताकि हिले ना, नहीं कर पा रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द कर दूँगा ताकि वीडियो अच्छी लगे थोड़ा आपको। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको ये एक्टिविटी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से आपको दिखेगी। सॉरी, थोड़ा रोशनी कम थी मोबाइल में, देखिए अब एकदम क्लियर आ रहा है, इसीलिए इमेज सही नहीं आ रहा था। ज़रा देखिए ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है 2.3। अब इस 2.3 एक्टिविटी में ये जो हेडिंग पड़ा हुआ है 2.12, इसमें लिखा हुआ है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। यानी कि एसिड और बेस मेटल से किस तरह रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ये टेस्ट ट्यूब है आपका, ये जो है टेस्ट ट्यूब लिया गया है। इसमें मेटल एक ली गई है, ये जिंक के ग्रैन्यूल तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, जिंक ग्रैन्यूल से जिंक मेटल ली गई है। इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ली गई है, H2SO4 ली गई है, डाइल्यूट H2SO4, और इसको स्टैंड से कस दिया गया है, एडजस्ट कर दिया गया है टेस्ट ट्यूब को। यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब है, इसमें से जो केमिकल गैस के रूप में बनेगी वो नीचे जाएगी डाउनवर्ड मूवमेंट के तहत। यहाँ पे एक बीकर में सोप सॉल्यूशन लिया गया है,
और यहाँ पे कैंडल को ऊपर की तरफ जलाकर रखा गया है। तो ये है कैंडल, बर्निंग कैंडल। अब देखिए यहाँ पे ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स है यानी जिंक मेटल है, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ Zn मेटल प्लस H2SO4 एक्वस। तो क्या बनेगा, जो भी बने आपको पता करना है कि क्या बनेगा। एक्चुअली यहाँ से देखेंगे आप तो बुलबुले के फॉर्म में एक गैस निकलती है यहाँ पे और निकल के ऊपर की तरफ जाती है ऐसे, इधर ऊपर जाके इधर से गैस आती है। और सोप सॉल्यूशन में जब गैस एंट्री करती है तो पहले बबल्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वही गैस जब ऊपर निकलती है तो उसके बबल बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस थी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में थी पानी की वजह से, सॉल्यूशन की वजह से, इसलिए बबल छोटे थे। और जब ऊपर जाने पे प्रेशर घटेगा तो हाइड्रोजन गैस का बबल बड़ा होने लगता है। अब ये जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर जाने पे बढ़ते जा रहे हैं साइज में, और इसमें कौन सी गैस भरी हुई है आपको अगर पता नहीं है तो इसको पता करने के लिए आपको बर्निंग कैंडल वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। अगर आप बर्निंग कैंडल ले जाते हैं और वो निकलने वाली गैस अगर पॉप साउंड के साथ पक से करके जलती है, पक से पॉप से करके जलती है, तो समझ जाइए कि हाइड्रोजन गैस है। तो ये हाइड्रोजन गैस की पहचान या आइडेंटिफिकेशन करने का एक तरीका होता है कि कहीं से अगर कोई गैस निकल रही है तो उसके रास्ते में हम बर्निंग कैंडल जलाते हैं। अगर बर्निंग कैंडल पॉप साउंड के साथ जलती है तो हम समझ जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे कि जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो एसिड से रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। इसके साथ साथ साल्ट बनता है। तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा हुआ है एसिड प्लस मेटल यानी मेटल प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरी बात एक्टिविटी नंबर 2.4 में, क्या मेटल जैसे जिंक मेटल बेस से भी रिएक्ट करती है? बिल्कुल। मेटल जो होती हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो बेस से भी रिएक्ट करती हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस है, उससे जिंक रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके एक साल्ट बना रहा है, दिस इज साल्ट। इस साल्ट का नाम यहाँ पे है सोडियम जिंकेट। फार्मूला याद किए रहिएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जिस तरह से मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है, उसी तरह से मेटल बेस से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2.5 पे। देखिए एक्टिविटी नंबर 2.5 पे 2 टेस्ट ट्यूब ली गई है, एक टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी है। यहाँ पे दोनों अलग अलग नहीं दिखाया गया है। देखिए टेस्ट ट्यूब ए में जो केमिकल लिया गया है वो है सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है Na2CO3। और दूसरा जो टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें जो केमिकल लिया गया है वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। टेस्ट ट्यूब बी में हमें ये देखना है कि मेटल कार्बोनेट, जैसे अब लिखा हुआ है मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट में आपका कौन है? सोडियम कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। तो हमें ये देखना है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये देखना है। अब इस एक्सपेरिमेंट को आप देखिए ध्यान से। ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें आपको सोडियम कार्बोनेट ले लिया गया है Na2CO3, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूले में Na2CO3, ये लिया गया है। 0.5 ग्राम लिया गया है और इसमें एसिड मिला दी गई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम इस सोडियम कार्बोनेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, बबल के साथ गैस निकलती है, बड़बड़ाहट के साथ, बुड़बुड़ाहट के साथ गैस निकलती है, उसे इफरवेसेंस कहते हैं। इफरवेसेंस। इफरवेसेंस के साथ गैस निकलती है बड़बड़ा, जैसे कोई खाना वाना सड़ता है उसमें, या चूना को आप पानी में डालते हैं तो बुड़बुड़ाहट से गैस निकलती है, तो उस तरह से गैस निकलती है। अब उस गैस को पहचानना है कि वो कौन सी गैस है। उस गैस को पहचानने के लिए हम एक डिलीवरी ट्यूब से उसको बाहर लाते हैं निकाल के,
और यहाँ पे हमने चूने का पानी रख लिया है इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में। चूने का पानी जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं लाइम वाटर। देखिए यहाँ पे लिखा होगा लाइम वाटर, ये देखिए लिखा होगा लाइम वाटर। तो जो गैस यहाँ से पास हो रही है उस गैस को पहचानने के लिए कि वो कौन सी गैस है, हम किस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइम वाटर एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब इधर से कौन सी गैस आ रही है उसका पता करना है। जब गैस इधर आती है इसमें लाइम वाटर में, तो यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में सफ़ेद रंग का केमिकल जमा हो जाता है। ठीक है, अगर कोई गैस लाइम वाटर को इस तरह चेंज करे कि नीचे सफ़ेद रंग का केमिकल जमा दे, तो वो कौन सी गैस होगी, वो गैस होगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई गैस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, दूधिया कर देती है, वाइट प्रिसिपिटेट बनाती है, तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान या डिटेक्शन के लिए हमें लाइम वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को वाइट कलर के प्रिसिपिटेट में चेंज कर देती है। अब हम फिर से आ जाते हैं पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, यानी कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन में क्या क्या बनता है। जब भी हम कोई मेटल कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट हमने लिया है, तो एसिड से रिएक्शन जब होता है तो साल्ट बनता है, जैसे NaCl साल्ट बन रहा है, वाटर बनता है दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्ट ट्यूब भी में आपने लिया है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल आपने लिया है मेटल के तौर पे सोडियम लिया है, तो ये केमिकल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ भी वही केमिकल बनेंगे, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इसे जब आप लाइम वाटर से पास कराते हैं तो फिर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और ये वाइट कलर का होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से इस वाइट कलर के प्रिसिपिटेट के बनने से हम पहचान जाते हैं कि जो गैस बन रही थी ऊपर वाले रिएक्शंस में, ये जो गैस बन रही थी ये CO2 ही है। इस तरह से CO2 की पहचान या डिटेक्शन हम कर सकते हैं। अगर आप रिएक्शन देर तक कराते हैं, काफ़ी देर तक कराते हैं, तो ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। जब ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर में आ जाएगी। तब क्या होगा, तब रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते हैं, तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड या ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे ये एक्सेस है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेने पे वो कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट कलर का था और वाटर इससे रिएक्ट करके एक जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेती है, और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वाटर में सॉल्युबल होती है, ये नीचे नहीं बैठती है। जब ये नीचे नहीं बैठती है तो पूरा सोल्यूशन जो है वाइट ही अब नहीं रहता, अब वो सफ़ेद कलर का नहीं रहता है, अब सफ़ेद कलर गायब हो जाता है। तो यहाँ पे लाइम वाटर सोल्यूशन में अगर कुछ देर के बाद सफ़ेद रंग गायब हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस आ रही है इसमें काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, और वो ये रिएक्शन कर चुकी है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट कलर का था वो डिसअपियर हो गया और वाटर सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, जैसे कि लाइम स्टोन और चॉक और मार्बल, ये सब क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। कभी कभी बोर्ड में पूछता है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम स्टोन चॉक मार्बल, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका फार्मूला आप जानते ही हैं, CaCO3 है। इस तरह से मेटल कार्बोनेट हो जैसे सोडियम कार्बोनेट है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इनमें से कोई भी हो, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड से जब रिएक्ट करते हैं ये लोग तो 3 केमिकल्स बनते हैं, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, 3 केमिकल्स बनते हैं। तो आज का यहीं तक टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बार बार इसको देखेंगे वीडियो को, तो मुझे लगता है कि आपको बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे और आपको ज़्यादा समझ में आए। तो थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।